फिर किला जीतने की बेताबी। शत्रपों को नहीं, लोकल को जिम्मेदारी। बीजेपी का मिशन ट्राइबल। बीजेपी प्रदेश प्रभारी टी पुरंदेश्वरी 19 फरवरी को दंतेवाड़ा, 20 फरवरी को कोंडागांव और 21 फरवरी को कांकेर जिला बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेंगी। बैठक में प्रदेश के किसी भी बड़े नेता को नहीं बुलाया गया है। कभी बीजेपी बस्तर और सरगुजा के दम पर सरकार बनाती थी, लेकिन आज इन दोनों संभागों में बीजेपी का एक भी विधायक नहीं है। अब बीजेपी के प्रभारी और सहप्रभारी मिशन ट्राइबल के तहत इन संभागों का दौरा करके स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से चर्चा कर रहे हैं, पार्टी की वास्तविक स्थिति की जानकारी ले रहे हैं। लेकिन प्रदेश पदाधिकारियों और बड़े नेताओं को इस मुहिम से दूर रखा गया है, जिसने कांग्रेस को बोलने का मौका दे दिया है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी अंतरकला से अभी उबर नहीं पाई है। बस्तर के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया कर दिया था, तो शायद उनकी कोशिश है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति के लोग, यहाँ के नौजवान और महिलाएं, जो कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, उनके सारे प्रयास निरर्थक साबित होंगे। इधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस डी पुरंदेश्वरी के दौरे से घबराती है, विचलित हो जाती है, क्योंकि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। चौबे जी बोल रहे हैं कि ये जो केंद्रीय मंत्री जी का ये आंकड़ा झूठा है, इससे आप समझ सकते हैं कि कितने विचलित है कांग्रेसी। खुद के विधायक, मंत्रिमंडल और जिस प्रकार से असंतोष बढ़ते जा रहा है, शायद कांग्रेस इस बात को लेकर के इतने दहशतगर्दी में है और उनको लगता है कि प्रभारी के आने के बाद में और कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, ये साफ उनके बयान से दिखाई दे रही है। ये दूसरा मौका है जब डी पुरंदेश्वरी बस्तर के दौरे पर जा रही हैं। इसके पहले वो बस्तर में चिंतन शिविर में शामिल हो चुकी हैं। अब बीजेपी का फोकस बस्तर और सरगुजा में ज्यादा है, इसलिए वहां स्थानीय कार्यकर्ताओं को बैठकों के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बस्तर संभाग में होने वाली इस बैठक से राजधानी के बड़े नेताओं को क्यों दूर रखा गया है। यहाँ तक कि 15 साल मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह को भी इस बैठक में नहीं बुलाया गया है। क्या वाकई केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा अब स्थानीय नेताओं से उठ गया है? सवाल बड़ा है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। डी पुरंदेश्वरी का 3 दिवसीय दौरा कल से शुरू हो रहा है। ये दौरा जैसे ही शुरू हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं की धड़कनें बढ़ रही है। कारण इसमें सबसे बड़ा यही कि बड़े नेताओं को इस बैठक में बुलाया नहीं गया है। चिंता होनी भी चाहिए, लेकिन दूसरी चिंता अगर प्रदेश प्रभारी होने के नाते डी पुरंदेश्वरी की देखें तो वो भी लाजमी है। बस्तर की 12 सीटें कांग्रेस के पास है, सरगुजा की पूरी सीटें कांग्रेस के पास है। वो आदिवासी इलाके जो कभी 1999 के आसपास भारतीय जनता पार्टी के पास हुआ करते थे, अब ऐसा क्या हो रहा है कि सभी सीटें कांग्रेस की झोली में जा रही है। निश्चित तौर पर चिंता का सबब भी है। वो चेहरे जो 2018 के चुनाव में, जिन चेहरों के चलते भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर समट गई, 3 उपचुनाव भी उसने हार लिए, उसके बाद स्थिति लगातार भारतीय जनता पार्टी की अभी भी नहीं संभल पा रही। और निश्चित तौर पर जो बस्तर का कार्यकर्ता है वो पार्टी से कहीं ना कहीं दूरियां बना रहा है। और ये चिंता इसलिए भी है क्योंकि फिर से 2 साल बाद चुनाव पर आपको जाना है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसने 15 साल शासन किया है, उस भारतीय जनता पार्टी के अब केवल 14 विधायक फिलहाल विधानसभा में नजर आ रहे हैं। चिंता का विषय आलाकमान के लिए भी, और जो सूत्र कह रहे हैं और जो दिल्ली से जानकारियां आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर पर बड़े परिवर्तन किए जाएंगे ताकि 2023 की राह भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो सके। आज के मुद्दे पर हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मुलाकात मेहमान मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है चंद्रशेखर शुक्ला जी, कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं। मेरे साथ मौजूद हैं विमल जी, जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं। मेरे साथ मौजूद हैं राम अवतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले चंद्रशेखर जी के पास ही चलता हूं। चंद्रशेखर जी, डी पुरंदेश्वरी आ रही है, ये तो खैर प्रदेश प्रभारी आना जाना लगा रहता है। बस्तर में दौरा हो रहा है, रमन सिंह उस दौरे पे नहीं है।
प्रदेश अध्यक्ष उस दौरे पे नहीं है, किसी से पूछा नहीं जा रहा है, केवल शिवरतन शर्मा को जवाबदारी सौंपी गई है। 3 जिलों का उनका दौरा है, 19, 20 और 21। तीनों जगह वो जा रही हैं, लोकल लीडर से वो मुलाकात करेंगे, लेकिन उस मुलाकात का केवल एक ही जो सामने आ रहा है वो केवल यही कि समन्वय और कांग्रेस के खिलाफ कार्यकर्ताओं को खड़े करना। चुनौती लग रही बस्तर के लिए अभी भी डी पुरंदेश्वरी का दौरा? देखिए आदित्य जी, श्रीमती पुंदेश्वरी जी आ रही हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह ओछली राजनीति नहीं करेंगे काले झंडे दिखाने की या विरोध की। उनका स्वागत है, वो छत्तीसगढ़ है, उनका काम भी है आना, क्योंकि पार्टी ने उनको महामंत्री बनाया, दायित्व दिया है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि वो क्यों आ रही हैं? जब उनके साथ में सुशासन था, उनका शासन था, 15 साल उन्होंने राज किया, तब उन्होंने बस्तर का कोई विकास नहीं किया। बस्तर में ऐसा कोई भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया। आज कांग्रेस की सरकार है, उस जमाने में जब ले दे के 7 वनोपज की खरीदी होती थी, आज 52 वनोपज की खरीदी हो रही है। आज वहाँ का किसान खुश है, आज वहाँ के आदिवासी खुश हैं, नक्सली घटनाओं में कमी आई है। 52 वनोपज की खरीदी होना, तेंदुपत्ता की तोड़ाई, हमने कभी चरण पादुका जैसे थोथी योजनाओं की घोषणा नहीं की, हमने सीधे 2500 का 4000 किया। चाहती तो भारतीय जनता पार्टी भी ये चीज़ कर सकती थी, परंतु उन्होंने बस चरण पादुका और गाय बांटने का झूठा नारा देख के और शिक्षा मितान के नाम पे धोखाधड़ी करने के अलावा कुछ नहीं किया। विद्या मितान के नाम पे, विद्या मितान को भी रखते थे संविदा में, आधा पैसा देते थे, आधा पैसा इनके एनजीओ के लोग, सूर्या फाउंडेशन जैसे लोग खा जाते थे। तो जब बस्तर के युवाओं का विकास करना था, जब बस्तर का सर्वांगीण विकास करने का उनको अवसर मिला था एक नया बस्तर गठन करने का, तो उन्होंने नहीं किया। यहां तक कि नगर नार के आदिवासियों की जमीन हड़प ली, उसे भी नहीं लौटाया। और अब स्थिति यह है कि नगर नार को केंद्रीय स्तर पर बेचने की साजिश चल रही है। पिछले बार पुंदेश्वरी जी आई थी तो उनकी राजनीति से थूक की राजनीति निकली थी। अब देखना है कि क्या निकलती है, क्योंकि इन्होंने तो स्पष्ट कर दिया कि इनको अपने स्थानीय नेताओं पर भरोसा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि स्थानीय नेताओं के बगैर, जिनको इन्होंने 15 साल कमान दे दी थी, उन पर भरोसा नहीं तो अभी यहां कुछ कर पाएंगी। बस्तर पहले भी कांग्रेस का था, सरगुजा पहले भी कांग्रेस का था। इनका जो बीजेपी का मिशन ट्राइबल है, दरअसल ये भाजपा का ट्रबल है और इनके हाथ से आना कुछ नहीं। विमल जी, बड़ा सवाल उठा रहे हैं चंद्रशेखर जी कि मिशन ट्राइबल नहीं, ट्रबल में है भारतीय जनता पार्टी, और ट्रबल में फिलहाल तो दिख भी रही है। 15 साल का शासन 14 सीटों पर सिमट गए, और बस्तर, वो बस्तर जिससे ये कहा जाता था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा कराई गई थी, वहां पर उम्मीद थी कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। लेकिन जो स्थितियां नजर आ रही हैं, 12 की 12 सीटें आपके हाथ से जा चुकी हैं। लोकल लीडर्स जो आपके थे, उनके प्रति गहरी नाराजगी वहां देखने को मिली थी। अब क्या फिर उन्हीं चेहरों के सहारे 2023 की भी नैया पार लगेगी, ऐसा आपको मानना है? देखिए, ऐसा है, संकट से निकलना भारतीय जनता पार्टी को आता है, और आज पूरे देश में कांग्रेस संकट में। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में 2 सीट से 330 सीट की है। कांग्रेस को ओछी राजनीति जो है खत्म करनी चाहिए, कांग्रेस को बढ़ना है। तो अभी मैं, शुक्ला जी हमारे छोटे भाई हैं, सुन रहा था कि ओछी राजनीति नहीं करते। माधवराव सिंधिया जी को काला झंडा दिखाने का काम किन्होंने किया था, वहां पर मारपीट करने का काम किन्होंने किया था, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं। ये कांग्रेस की संस्कृति रही है कि गुंडागर्दी करना, ये कांग्रेस की संस्कृति में रहा। जहां तक शुक्ला जी कह रहे थे कि बस्तर का विकास, शायद वो मेरे ख्याल से 15 साल से बस्तर गए नहीं है। जा करके चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देख ले, बस्तर का विकास मैदानी इलाके से ज्यादा। आज यदि आप देखेंगे तो शिक्षा का एक केंद्र जो है वो बस्तर बन चुका है, जहां मेडिकल कॉलेज है, जहां आपको सुकमा में बड़े बड़े शिक्षा के केंद्र मिलेंगे। आप नारायणपुर चले जाइए, वहां का विकास देख लीजिए। शायद ये विकास देखना है तो बस्तर का 15 साल यदि भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है तो 3 चुनाव में कांग्रेस को हराया है। एक चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई तो वो कांग्रेस के झूठे घोषणा पत्र का आधार था। और भारतीय जनता पार्टी की एक जो है अपनी संस्कृति रही है कि किस प्रकार से काम करना। आज डी पुरंदेश्वरी जी आ रही है, वो वहां के कार्यकर्ताओं से मिल रही, वहां के कार्यकर्ताओं से बात कर रही। यदि प्रदेश स्तर के नेताओं की वहां भीड़ होगी तो स्थानीय कार्यकर्ताओं से चर्चा नहीं होगी। इसलिए सभी के बीच सामंजस्य करते हुए डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, लेकिन उनसे बात करते हुए हमारे राष्ट्रीय जो महामंत्री हैं, उन्होंने सबके साथ सामंजस्य करते हुए तय किया
कि वहां के कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा समय मिले, इसके लिए जो है उन्होंने ये किया। जहां तक शुक्ला जी अभी तेंदुपत्ता की बात कर रहे थे, तेंदुपत्ता श्रमिकों को कैसा ठगा गया ये मैं आपको बताता हूं। आप 2500 से 4000 कर दिए, लेकिन तेंदुपत्ता का बोनस आपने खत्म कर दिया। पहले एक एक तेंदुपत्ता तोड़ने वाले को 4 से 5 हजार बोनस मिलता था और 2500 रुपए जो है तोड़ाई मिलती थी। 4000 करके चलिए इसका जवाब मैं लूंगा विमल जी। मेरे साथ राम अवतार जी भी जुड़े हुए, उनके पास भी चलता हूं। राम अवतार जी, बस्तर के विकास का जिक्र डॉक्टर विमल चोपड़ा जी कर रहे हैं। शायद बस्तर का आदिवासी केवल सड़क और इमारतों को अपना विकास नहीं मानता। अगर विकास मानता होता तो 12 की 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले पर जाती, कांग्रेस के पाले पर नहीं। अब डी पुरंदेश्वरी और नितिन नबीन की निश्चित तौर पर बड़ी चिंता का विषय है सरगुजा और बस्तर, क्योंकि बहुत सिंपल सी चीज है, 26 सीटें हैं इन दोनों जगहों की। अगर बात करें तो अगर ये 26 सीटें जिस तरफ भी जाएंगी सरकार उनकी बनेगी। डी पुरंदेश्वरी इंडिविजुअल कार्यकर्ताओं से मिल रही है, बड़े नेताओं को दूर रखा गया, मतलब बेहद साफ है, जमीनी हकीकत का पता लगाया जा सके। क्या कहेंगे रमता जी? देखिए, बस के बारे में आपने 3 बातें कही। एक तो विकास के नाम पर वहां पर जो होता है भ्रष्टाचार, आम जो वहां पर किसान हैं, जो आदिवासी हैं, उनको अभी तक मान सम्मान जिस तरह से मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है। वो बस्तर का नक्सली समस्या से जूझ रहे हैं, अभी भी विकास अभी भी वहां बहुत दूर है। तीसरी बात जो है कि वहां पर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके गुटी राजनीति ज्यादा है, आपसी मतभेद ज्यादा है। तो ऐसी स्थितियों में एक अच्छा कदम है भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व का कि नेताओं को, बड़े नेताओं को, चर्चित चेहरों को, जिन चेहरों से नाराजगी है या लंबे समय से गुटी राजनीति चला रहे हैं या स्थापित हैं, उन लोगों को दरकिनार कर, जो कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं, समर्पण से जो काम कर रहे हैं कार्यकर्ता हैं, उनको अपने करीब लाने की एक कोशिश है। एक संगठन का अच्छा कवायद है। इस कवायद से जो एक तरह से भाजपा को फायदा ही होगा और नीचे की फीडबैक मिलेगा कि नीचे में क्या हो रहा है, जनता क्या सोच रही है, भाजपा के कार्यकर्ताओं को किस तरह से काम करने की जरूरत है, वहां की समस्याएं क्या है, और दूरियां जो है वो खत्म होगी और सही स्थितियां सामने आएगी। तो ये भाजपा जो कर रही है वो एक अच्छा कदम है। पार्टी के लहजे से, संगठन के हिसाब से उनके और उनके कार्यकर्ताओं की मांग भी है कि उन्हीं चेहरों को, जिन चेहरों को जनता पसंद नहीं करती, फिर उन चेहरों को सामने लेकर जाएंगे, उनके साथ दौरा करेंगे और उनकी बात मानेंगे तो पार्टी खड़ा नहीं हो पाएगी। कहीं न कहीं ये संदेश इसमें छिपा हुआ है पूरे इस दौरे से। सवाल था आपसे कि भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर 15 साल राज किया है छत्तीसगढ़ में, लेकिन अब उन पुराने चेहरों से बात बनेगी ऐसा 2023 में नजर आ नहीं रहा है। जो स्थितियां हैं बस्तर में वो आपके सामने, एक भी सीट आपके पास नहीं, तीनों उपचुनाव आप हार गए, सरगुजा में भी एक भी सीट आपके पास नहीं है। अब जो स्थितियां बन रही छत्तीसगढ़ में, जो ये बात आ रही छत्तीसगढ़ वाद, 2500 रुपए धान का जो आप पैसा आपको मिल रहा है प्रति क्विंटल, उसके अलावा जो तेंदुपत्ता का बोनस सरकार ने बढ़ाया है, छत्तीसगढ़िया वाद का एक जो नारा है कि जो छत्तीसगढ़ का होगा वही छत्तीसगढ़ पर राज करेगा, ये सब तमाम चुनौतियां आपके सामने हैं। और वो भी चुनौती है कि एक भी सीट अब बस्तर में आपके पास नहीं है। कितनी बड़ी चुनौती मानते आने वाले 2023 के चुनाव में, क्योंकि स्थितियां जो हैं वो अभी बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं लग रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। चुनौती मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फिर से हमको सत्ता में लाना है, और ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रकार से केंद्रीय नेतृत्व का संदेश है। हमारी संस्कृति भी है कि हम बहुत मेहनत करते हैं। आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, जहां भारतीय जनता पार्टी थी नहीं, वहां आज भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और कम्युनिस्टों को पीछे ढकेल दिया है। उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस के प्रधानमंत्री बनते थे, आज क्या हालत है कांग्रेस की, पंजाब में क्या स्थिति हो रही है, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। और हम इसको चुनौती मानते हैं, बिल्कुल हम चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। और यदि कांग्रेस कोई बहुत ज्यादा अपने आप में प्रसन्न चित्त है कि वो सत्ता में फिर आएगी, तो ये धोखा जो है, ये गलतफहमी जो है उसकी बनी रहे, यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी मेहनत करी। आपने कहा तेंदुपत्ता का बोनस, मैं आपको बता रहा हूँ, आप गांव चले जाइए, तेंदुपत्ता का जो श्रमिक है वो ठगा हुआ महसूस करता है।
आपने तेंदुपत्ता की तोड़ाई तो 4000 कर दी, लेकिन बोनस को समाप्त कर दिया। जो बोनस जो है 2500 से ज्यादा जो है, तेंदुपत्ता का बोनस नहीं मिल रहा है, ठगा हुआ महसूस कर रहा है किसान। देखिए आदित्य जी, आदरणीय डॉक्टर साहब ने दो बातें कही थी। एक तो इन्होंने कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को काला झंडा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं, राहुल गांधी को भाजपाइयों ने दिखाया था, जिसके प्रतिवाद कुछ युवा भावनाओं में बह के चले गए, जबकि हमारे संगठन ने शुद्ध रूप से मना किया था नहीं करना। और गाली गलौज करके संस्कृति का और व्यवहार का संस्कार के परिचय किसने दिया? ये पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा। ये तो पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा किन व्यक्तियों ने किन भाषा में गाली गलौज किया, और उनके पक्ष में पूरी भाजपा धरने में भी बैठी। तो ये इनके संस्कार और सभ्यता, आचरण, व्यवहार नजर आ गया। दूसरी बात, आदरणीय डॉक्टर साहब कहा कि मैं बस्तर नहीं जाता, मैं बहुत पिछले 3 साल में कम से कम 50 बार बस्तर जा चुका हूं। विकास क्या होता है वो हमने देखा। ड्रेनेज जैसी बड़ी कंपनियां बनी, आज वहां पे मक्का प्रसंस्करण उद्योग लगा, जो आपके काल में नहीं लगा। आपने तो नगरनार के आदिवासियों की जमीन छीनी और लौटाया भी नहीं, उल्टा नगरनार को आप बेचने की तैयारी कर रहे हैं। अब विकास क्या होता है? किसी अधिकारी घर में स्विमिंग पूल का बनना विकास होता है, जो आपके काल में हुआ करता था डीएमएफ मद से? यह विकास होता है? मेहमान आ रहा है, मेजबान गायब है। मेहमान को मेजबान पे भरोसा नहीं है, वो एक सिरे से बोल दिया कि मेजबान किसी लायक नहीं है, और अकेले आके करेंगी क्या? पिछली बार आपकी राजनीति से थूक निकला था, इस बार पता नहीं क्या निकलने वाला है। आपने बस्तर का अपमान किया था, आपने विद्या वितानों का अपमान किया, आपने बस्तर के युवाओं का शोषण किया है। आप बस्तर के युवाओं को वनोपज की बात करते हैं, पहले 7 वनोपज खरीदते थे, 52 वनोपज खरीद रहे हैं। और तेंदुपत्ता श्रमिक की बात करें तो तेंदुपत्ता श्रमिक को बोनस भी मिल रहा है और भरपूर पैसा भी मिल रहा है। हमने चरण पादुका जैसे झूठे नारे नहीं दिए थे, और आपने वो चरण पादुका भी नहीं दिया। आप उस चरण पादुका को भी चुरा के निकल लिए। बड़े आरोप लग रहे हैं विमल जी। पुंडेश्वरी जी क्या कोई खास फर्क नहीं पड़ता है? आ रही है, स्वागत है, घूमने है, बस्तर अच्छा है, क्लाइमेट भी अच्छा है, आए घूमे फिरे, घूमने लग जा रहा है बस्तर। आपने आश्वासन दिया था कि उनको परमानेंट किया जाएगा, क्या कर दिया? कर दिया, उनको नौकरी दे दिया। आपने उनका कमीशन खाया, उनकी आधी तनख्वाह खाई। 26,000 में रखते थे, 13,000 देते थे। जाके विद्या वितान से पूछ लीजिए, आपके संस्था चलाया करती थी एनजीओ, आप पूछ लीजिए। विद्या मितान जो है आपने एनजीओ आज भी अनियमित है। क्या बोलते बता रहा हूँ, विद्या मितान जो है आज भी अनियमित है। और तेंदुपत्ता का आप जाके मजदूर से नहीं भाई साहब, आप अपने डाटा चेक कीजिए। प्लेसमेंट और बाहरी सोर्स कहते थे आप लोग। बोनस जो है उनको आज तक नहीं मिला। आपको बस्तर में छात्र नहीं मिले, युवा नहीं मिले। अरे आपको आज भी आपको बस्तर में छात्र नहीं मिल रहे हैं। आप जाके विद्या वितानों से मिलिए, उनको परमानेंट कर दिया गया है, मैदानी क्षेत्र के लोगों को आप ले जा करके भर्ती कर रहे हैं। आपने कहा डीएमएफ मत से स्विमिंग पूल मिला, आप उस डीएफओ को कहां रखे? आप क्या करते थे? जेल में ट्रोली आउटसोर्सिंग, वो आउटसोर्सिंग आप क्या करते थे? बाहरी डीएफओ जो है बहुत ऊंचे पद पर है आपकी सरकार में, उसको जेल भेजना चाहिए। डीएमएफ मत का नहीं बना था, आप जांच करा लीजिए। दूसरी बात, नगरनार में आपने जमीन छीनी कहा, आप गलत बयानी कर रहे हैं। जमीन छीनी नहीं गई, उनको मुआवजा देकर के लिया गया, और उनको मुआवजा दिया गया, पर्याप्त मुआवजा। आपकी सरकार जो है किसानों के साथ छल कर रही है, मुआवजा उनका कम कर रही है। आपने रजिस्ट्री की दर 40% कम कर दी है बिल्डरों के लिए। मिलेगी बिल्डरों के लिए बात ये हुआ था कि रोजगार भी मिलेगा। आप तो नगरनार को बेचने निकल पड़े, इसलिए हमने जमीन भी लौटाई, उनको हक अधिकार भी दिया। आपने तो जमीन को ले लिया, ना नौकरी दी ना कुछ दिया। और आप जमीन जो है डीएमएफ बस स्विमिंग पूल बनाते हैं और आप बताते हैं कि विकास किया हमने। जाके देखिए ड्रेनेज फैक्ट्री को, जाके देखिए मक्का प्रसंस्करण उद्योग को, आपको समझ में आएगा विकास क्या होता है। आप नया रायपुर के किसान आज 2 महीने से बैठे हैं। एक बार रामवतार जी के पास चलता हूं। रामवतार जी, बस्तर का आदिवासी ये बेहद अच्छे से जानता है कि केवल इमारत और सड़क विकास नहीं होता। 12 सीटें जो फिलहाल कांग्रेस के पक्ष में है, लेकिन डी पुरंदेश्वरी का दौरा जो पर्टिकुलर एक एक कार्यकर्ताओं से मिलने की बात हो रही है, ये बात बेहद साफ है कि इतने दिनों में ये बात तो तय कर ली है आला कमान ने कि जो फिलहाल जो चेहरे हैं उनके भरोसे आप 2023 का चुनाव नहीं लड़ सकते। लेकिन सेकंड लेयर भारतीय जनता पार्टी में अब तक तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं तो जो मुख्य चेहरे हैं उनसे नाराजगी जो है वो जग जाहिर है। पिछले दिनों हमने धरना प्रदर्शन में भी देखा किस तरह की भीड़ वहां पर आई, और जो आए कार्यकर्ता उन्होंने भी क्या कहा। फिलहाल 2023 की राह बस्तर और सरगुजा के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। नितिन नवीन भी जाते हैं, जशपुर का दौरा कर लेते हैं,
पुरंदेश्वरी भी आ रही, पूरे बस्तर की सीटों का दौरा कर रही हैं, लेकिन अभी भी वो एग्रेशन नहीं नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी में। और उनका भी साफ तौर पर कहना है कि सरकार के खिलाफ जिस प्रकार से मुखर होना चाहिए कार्यकर्ता को, वो मुखरता यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। बस्तर में कांग्रेस को कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हमने बोलेंगे डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हैं आदिवासियों को, वनोपज के रेट बढ़ाए गए, वहां पर जो नेतृत्व है, कवासी लखमा हो, चाहे जो सांसद हैं और विधायक हैं, तो ऐसे नेता वहाँ हैं, संगठन सक्रिय है और आदिवासियों के मुद्दे पर लगातार फैसले हो रहे हैं, ये कांग्रेस कह सकती है। दूसरी तरफ भाजपा जो है, जो बलिराम कश्यप जी जैसे नेता थे, वो नहीं हैं। दूसरे आपस की गुटबाजी, संगठन वर्सेस अन्य चल रहे हैं, वहाँ भेदभाव के जो पूर्ण टिकट बांटे गए हैं, ये आरोप लगे हैं। और वहाँ के आदिवासियों के नेतृत्व उनके हाथ में होना चाहिए, वो ना देकर वहाँ पर ये भी बात गैर आदिवासियों को वहाँ तवज्जो दी जाती है, ये एक बड़ा मुद्दा वहाँ रहता है। वहाँ पर नक्सलवाद भी एक मुद्दा रहता है। तो भाजपा को वहाँ पर अपेक्षाकृत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब भाजपा वहाँ पर किस तरह की रणनीति बनाती है, सबसे पहले उनको कार्यकर्ताओं को खुश करना है, कार्यकर्ता को मनोभाव को समझना पड़ेगा। फिर सरकार ने जो किया है, सरकार का विरोध में क्या है भूमिका, सरकार के पक्ष में क्या भूमिका है और कैसे वो खड़ा हो सकती है भाजपा, ये मीमांसा भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर कर रही है। डॉक्टर विमल जी, मेरा एक बड़ा सवाल था, 2018 का विधानसभा चुनाव का घोषणा पत्र कांग्रेस का, वो आपका ये कहना है कि उस घोषणा पत्र के चलते ही कांग्रेस जो है वो सत्ता में काबिज हुई। 2023 में फिर एक घोषणा पत्र आएगा, उस घोषणा पत्र के लिए कितना अपने आप को तैयार मान रहे हैं? क्योंकि 2500 का वो वादा था, हो सकता है वो अब का आने वाला जो घोषणा पत्र है उसमें 3000 का वादा हो जाए। उसकी क्या तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है अभी से? नहीं, देखिए, ऐसे कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 36 वादों में कोई भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। क्या आप देख लीजिए, निराश्रितों के पेंशन बढ़ गई, क्या जो वनोदय का पट्टा है वो मिल गए, क्या जो हमारी ये कंपनियां हैं चिट फंड कंपनी, उनके पैसे वापस मिल गए, क्या जो भूमिहीन किसान है उनको भूमि मिल गई, क्या जो लोग आज अनियमित कर्मचारी थे जिनको नियमित करने का वादा जो है कांग्रेस ने किया वो किया, पूरा हुआ, क्या शराबबंदी हो गई। इस प्रकार से आप गिनाएंगे तो कांग्रेस के 36 में से कोई वादे जो है पूर्ण नहीं हुए। ऋण माफी आप कहेंगे, आज भी नेशनलाइज बैंक के लोग जो हैं वो भटक रहे हैं कि उनका ऋण माफ नहीं हुआ है। आज ऐसे 36 वादों में आप देखेंगे तो कांग्रेस का कोई एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। और हम जो है, अब जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस जो है ये इस प्रकार के वादे, चंद्रशेखर जी बड़ा आरोप लगा रहे हैं विमल जी। विमल भैया, अपने घोषणा पत्र 2003 के, 2008 के, 2013 के पढ़ के याद कर करके बता रहे हैं कि हम गाय नहीं बांट पाए, हम गरु नहीं बांट पाए, हम चरण पादुका नहीं बांट पाए, हम 15 लाख नहीं दे पाए, हम मजबूत राष्ट्र नहीं बना पाए, हम नक्सलियों का उन्मूलन नहीं कर पाए। देखिए, आज नक्सली घटना कम हो गई है, आज आदिवासियों को पैसा मिल रहा, शिक्षा मिल रहा, आत्मानंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा मिल रही, आज नक्सली घटनाओं में कमी आई। जो भाजपा के शासनकाल में कलेक्टर को छुड़वाने के लिए ना जाने किस किस प्रकार के समझौते किए गए थे, वो समझौते करने की स्थिति आज नहीं है। आज बस्तर मजबूत नजर आ रहा है। और घोषणा की बात है तो हमने अपने सारे घोषणा पूरा कर दिए हैं, लेकिन इन्होंने एक चीज ठान ली है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इनको मानना नहीं है। और उसके बाद आज जनता हमारे साथ है और हमने अपने सारे 36 वादों में लगभग 32 से ज्यादा वादे पूरे कर दिए हैं। और वादों की बात करूं तो माननीय मोदी जी के वादों से बात चालू करना चाहिए, घोषणा चाहिए। उन घोषणाओं का क्या हुआ? 15 लाख से लेके नोटबंदी से लेके काला धन तक, वहां तक बात जाएगी, बात चलेगी तो दूर तक जाएगी। देखिए, ऐसा है तो दूर तक जाएगी, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, 2023 की राह फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। जिन पुराने चेहरों पर दांव अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से 2023 के चुनाव पर लगाएगी तो निश्चित तौर पर उसका नुकसान है। उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद इसमें कोई दो राय नहीं कि बड़े परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का भी आला नेतृत्व ये जानता है कि नए चेहरों पर दांव लगाना पड़ेगा। पुराना एक्सपीरियंस भी कहता है लोकसभा चुनाव के समय नए चेहरों को टिकट दिया गया और सभी जीत कर आए। तो फिलहाल जो डगर है भारतीय जनता पार्टी की, वो फिलहाल 2023 के लिए काफी कठिन है, बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। तो आज के मुद्दे में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत